बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नाज़रीन, जनवरी 2022 में जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार थे तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022-26 तैयार की गई, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये पहली डॉक्यूमेंटेड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। इसमें उस वक्त के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का अहम किरदार था और इमरान खान साहब ने इस पर न सिर्फ मुबारकबाद पेश की बल्कि ये भी कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कौमी सलामती के मामले पर एक जामे दस्तावेज सामने आई है। इस पॉलिसी का मरकज़ और महवर आम शहरी को करार दिया गया था और कहा गया था कि इसका मकसद आम पाकिस्तानियों की, आम शहरियों की ज़िंदगी महफूज बनाना, उनकी सलामती, इज़्ज़त और खुशहाली है। यकीनन ये काफ़ी खुशाइन था, लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह थी कि इकनॉमिकल सिक्योरिटी को अहम नुक्ता करार दिया गया था और इसमें जियो स्ट्रेटजी के बजाय जियो इकनॉमिकल विजन के अल्फाज को अहमियत दी गई थी। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने इसे इंतहाई खुशाइन करार दिया और बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि मौशी इस्तेहकाम की बातें तो पहले भी ताकतवर हलकों की जानिब से की जाती रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मजबूत मईशत की बुनियाद पर कौमी सलामती की इमारत खड़े करने की कोशिश की बात की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसके बाद इस हद तक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ कि जो मौशी एतबार से पाकिस्तान के आशारिये हैं वो भी मनफी में चले गए और आज इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट के खदशात का इजहार किया जा रहा है। गो के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इन तमाम तर खबरों की तरदीद की है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट के कोई खदशात नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान अपनी तमाम तर अदायगियाँ बर वक्त करेगा। इससे पहले भी कभी कोई अदायगी लेट नहीं हुई है, डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो वो सूरत हाल कुछ और बताते हैं। जो इकनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो मुसलसल मनफी में जा रहे हैं। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हो रहा है। IMF की जानिब से कहा गया था कि 1500 अरब रुपए मालियाती खसारा कम करना है। इस हवाले से पाकिस्तान ने वादा किया था, लेकिन पहली ही सहमाही में ये मालियाती खसारा बढ़ चुका है, जो कि आने वाले दिनों में यकीनन मुश्किलात का बायस बन सकता है। पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस तमाम तो सूरत हाल का अल्टीमेटली इम्पैक्ट एक आम आदमी की जिंदगी पर आता है, एक आम शहरी की जिंदगी पर आता है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होगा, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये वो तमाम तर मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढें जो कि एक आम इंसान के जहन में सवाल उभरते हैं और उसकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उस पर हम बात करें, उसका हल ढूंढें। इसके अलावा और भी कुछ अहम मामलात हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करना है प्रोग्राम में। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ आपसे करवाता हूं। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है मारूफ तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौशी उमूर के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक चेयरमैन FPR, उनसे भी हम कोशिश करेंगे इन तमाम तर मामलात पर बात करें और उनकी राय भी जान सकें। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, अभी मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, उसे डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, उसे रिपोर्ट भी कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल एज पे है, डिफ़ॉल्ट के जो खदशात हैं, जो साए हैं, वो मंडला रहे हैं। लेकिन इसहाक़ डार साहब सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो फ्लोरिश नहीं कर रही बल्कि सुकड़ रही है और हम बड़े नाजुक मोड़ के ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तान का सियासी बहरान भी और पाकिस्तान का माशी बहरान भी। इसहाक़ डार साहब जो मर्ज़ी कहें वो उनका हक़ है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं मईशत के हवाले से वो इतने हौसला अफजा नहीं है जो हमें एक उम्मीद दे सकें और हमें वे फॉरवर्ड की तरफ लेके जा सकें। आपने अभी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट की बात की है। मुझे फौरी तौर पे डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर थे, उनके साथ अपनी 2-3 मीटिंगें जो लाहौर में हमने गवर्नर हाउस में की बतौर जर्नलिस्ट, वो याद आ गई। उस वक़्त भी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा था कि ये सिर्फ PTI की कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और स्टेट पॉलिसी है और इसको बड़ी लंबी चौड़ी मुशावरत के बाद, बड़े टाइम के बाद जाकर इसको अप्रूव किया गया है और तमाम स्टेक होल्डर इसके अंदर इंगेज्ड हैं। एक बात।
और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर हमने इसके सम्राट समेटने हैं तो ज़ीशान साहब कम से कम हमें 10 से 15 साल की कंटिन्यूस बेस्ड पॉलिटिक्स चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, कंटिन्यूएशन भी चाहिए, और साथ साथ जो एक जिसे कहते हैं ना मुहिम जोई एडवेंचर्स जो हम पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, वो नहीं होगा। और लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, इसके अंदर जो ख़ास तौर पे दो बातें जो बहुत अहम है, एक है जियो कनेक्टिविटी और एक है जियो इकोनॉमिक्स, और उससे बढ़कर ये कि हमने रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाना है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं, और किसी किस्म के तनाज़ात में बिला वजह अपने आप को नहीं उलझाना, और किसी की जंग में हम फरीक नहीं बनेंगे। ये सारी बातें, और फिर साथ साथ गवर्नेंस को, यानी गवर्नेंस को इंप्रूव करके, जैसे आपने कहा ना कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच होगी, ये सब बातें उसके अंदर शामिल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका डायलेमा है वो बड़ा सीरियस है, और वो डायलेमा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेफिसिट, हमने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखा है हुकूमतों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, चाहे आज की हुकूमत जब कल अपोजिशन थी और कल की हुकूमत जो आज अपोजिशन है, एक बहुत बड़े डेफिसिट के अंदर चले गए हैं। और ये मसला सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि रियासती भी है, क्योंकि कुछ सियासी फरीकैन की रियासती इदारों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं। इस पूरे तनाजुर में अगर हमें देखें तो हमें जो रोड मैप दरकार था उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, ना हमारे पास वो विजन रहा, ना हमने कोई रोड मैप बनाया, ना हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। हुकूमत ने अपोजिशन को गिराने की कोशिश की, अपोजिशन ने हुकूमत को गिराने की कोशिश की, और आज जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नजर आ रही है वो जाहिर करता है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना तो ली है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन पे जो हमें रोड मैप दरकार था उससे हमने इनराफ किया। ठीक है, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या वजह है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील तो दे दी, लेकिन उस पर जिस तरह से अभी फरमा रहे हैं सलमान साहब के इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? क्यों रोड मैप तश्कील नहीं दिया जा सका है? क्या उसकी वजह ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या इसकी वजह वो गैर संजीदगी है जो कि हम मुख्तलिफ जो सियासतदान कह ले या मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनमें हम देखते हैं? अगर वन लाइनर कहना हो तो वन लाइनर तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन जाना एक चीज़ है, बड़ा खुशाइंद अमल था, लेकिन उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का अमल करना, जो स्टेक होल्डर से मेरी मुराद हुकूमत, अपोजिशन और हमारे अनइलेक्टेड पॉलिसी मेकर्स, उन सब से है कि सब के सब जो है वो वाक़तन जो इकॉनमी है उसको एक नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझें, उसमें टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उसका कसूर भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स और जियो इकॉनमी है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वक्त रशिया यूक्रेन वार की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान जैसी इकॉनमीज बल्कि यूरोप को आप देखें, यूके इस वक्त रिसेशन में है, जर्मनी इस वक्त रिसेशन में है, अमेरिका और यूरोजोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो इस वक्त कई दहाइयों में पीक पे है, इन्फ्लेशन वहाँ पे पीक पे है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त शामिल हैं। आपने जो बात का आगाज़ किया था उसमें डिफ़ॉल्ट की बात भी की थी। मेरा ख्याल है कि मैं इस प्रोग्राम के बहुत शुरू में कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट होता हुआ मैं नहीं देख रहा। इंशाल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान के डेट की सूरत हाल है उसको हमें थोड़ा सा देखना होगा। हमारा डेट ज़्यादा जो है वो बायलैटरल है, चाइना और सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर वगैरह के साथ। उसके बाद हमारा डेट जो है वो एडीबी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह के साथ है। जो बॉन्ड्स वाला डेट है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट होने का खतरा, और कल वजीर खजाना ने कहा भी कि वो $1 बिलियन की अदायगी स्कूल बॉन्ड की दिसंबर में हो जाएगी, वो आपके डेट का बड़ा माइनर उसका पोर्शन है। तो हमारा जो इस वक्त, अगर मुझे कहा जाए कि इकॉनमी कैसे चल रही होगी और ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे अमल दरामद करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा प्रीरिक्विजिट्स क्या है हमारी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए। उसके बाद हमें एक बैलेंस रखना है अपने ताल्लुकात में। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आईएमएफ आपको रिलैक्सेशन देता रहेगा, वेवर दे रहा होगा, आपके साथ बेहतर डील करेगा, और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपके लोन जो है वो रोल ओवर हो रहे होंगे। तो इस वक्त अगर आपको डिफॉल्ट से बचना सॉरी फॉर इंटरप्शन, आईएमएफ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जो इकॉनमी है, खुसूसन सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, उसको देखते हुए आईएमएफ हमें कुछ जो है वो मराद दे, कुछ फैसिलिटेट करे, कुछ ईज कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मुमकिन है ये?
देखिए IMF आपसे इस पर कह रहा है कि आप एक रियलिस्टिक जो डैमेज नीड असेसमेंट है वो करें। वो हमने पंजाब की तो मुकम्मल होगी, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान जो है उनको अभी मजीद कुछ हफ्ते चाहिए, क्योंकि अभी पानी वहां से रिसीड कर रहा है। उसके एक गेस्टिमेट तो मौजूद है, लेकिन एक्यूरेट नंबर उसके नहीं है। और IMF की दूसरी शर्त जो है वो ये कह रहे हैं कि जो सैलाब से मुतासरीन है उनके लिए तो टारगेटेड सब्सिडीज दी जा सकती हैं, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी वो नहीं देने देंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो चेंज होगा। जाहिर है कि सैलाब की वजह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ नंबर्स वो नीचे आएंगे। जब वो नंबर नीचे आएंगे तो उसी हिसाब से IMF के साथ तय किए गए बाकी सारे टारगेट जो है वो चेंज होंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो रिवाइज होगा, और आपके जो सब्सिडीज हैं वो हमें अब जान लेना चाहिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड ब्लैंकेट सब्सिडीज का जमाना लग गया, वो अब IMF नहीं देने देगा। वो आपको जो सैलाब से मुतासरीन है उनके लिए सब्सिडी तो देने देगा, उसकी स्लिपेज की गुंजाइश होगी। लेकिन अगर हम कहें कि सबके लिए बिजली और डीजल और पेट्रोल और गैस उनके रेट कम कर दे, सब्सिडाइज कर दे, तो वो IMF नहीं करने देगा। ठीक है, वहाँ पर जो है वो मुश्किलात का सामना होगा। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, अब कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2005 में फ़िलिपाइन में भी जो है वो डिफ़ॉल्ट के खदशात थे, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका था। फिर वहाँ पर सदर ने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए, एक टीम तश्कील दी गई जिसमें जो माशी उमूर के माहिर हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने इंडिपेंडेंट वो टीम बनाई थी जिस पर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, अगर एक गवर्नमेंट जाती दूसरी आती, पॉलिसी उसकी चेंज नहीं होनी थी, और बिल आखिर वो इन डिफ़ॉल्ट से वो निकल गया। क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसा फार्मूला सर कारगर साबित हो सकता है कि इस तरह के कोई इकदाम किया जाए? अगर हो सकता है तो वो करेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को कमेंट करता हूँ कि शुक्र है आपने घड़ी पे पूरा प्रोग्राम नहीं किया, शुक्र है आपने पूरा प्रोग्राम लॉन्ग मार्च पे नहीं किया, ठीक है ना जी। तो और या अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल ने पे प्रोग्राम में मैं बैठा होता तो वहां पे जनाब वो जो 6 हमारे 7 लेफ्टिनेंट जनरल जो प्रमोशन जोन में है, ये जो फैसला होना है इस हफ्ते, उन सब की तस्वीरें लगी थी और वो डिस्कशन हो रही थी। हमारी तो प्रायोरिटी भी गलत है। ये तो शुक्र है कि आप कमेंट यू कि आप कम से कम उस इशू पे बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन लगता है कि जो हमारे कॉरिडोर्स ऑफ पावर है, आई एम रेफरिंग टू द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे जितने वर्दी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, मैं सबको पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनके आर्टिकल सब रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं, सब रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं कि जनाब वी आर गोइंग डाउन, खुदारा होश के नाखुन लो। लेकिन जनाब यहाँ पे बस एक इसहाक डार साहब आए हैं और उन्होंने आके थोड़े एंड ही वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट दैट इट मेड मी फील वेरी वेरी अनईजी। देखिए आपके जो मेन इंडिकेटर्स हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं। वो जनाब को चीज पे कोई पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आ रही है। आपने वो मूडी और फिच जो है इंटरनेशनल वो ये रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने आपको CAA नेगेटिव में ले गए। उसके बाद IMF जो है वो कहता है 800 अरब के कर्जे जो है वो और लगाओ आप, और अपना टैक्सेस और लगाओ ताकि आपके रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, FBR के रेवेन्यू कलेक्शन उस तरह हो नहीं सकी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपके डाउन हो रहे हैं। हम सर्वाइव किस पे कर रहे हैं? कर्जों के ऊपर, कि भाई वहां से ADP से कर्जा आ जाएगा तो बड़ी मेहरबानी काम चल जाएगा, वो खत्म हो गया। और भी चाइना से रोल ओवर करते हैं, सऊदी अरेबिया से रोल ओवर करते हैं, और जनाब अभी वर्ल्ड बैंक हमें देगा। यार ये मतलब व्हाट आर वी डूइंग? हमारे प्लानर्स क्या कर रहे हैं? ये हमारे इकोनॉमिक एक्सचेंजर को अल्लाह खुश रखे, ये तो बता रहे हैं बार बार ये करो ये करो ये करो। मेन चीज क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, वो होगा तो कौमी सलामती आपकी इफेक्ट होती है। लेकिन हमारा तो फोकस ही जो मैंने पहले बताया, हम तो फोकस ही, और मीडिया का, आई एम सॉरी टू से, बाय लार्ज मीडिया का फोकस भी यही है जो रोजमर्रा की बात शीशों से छोड़े जा रहे हैं। देखिए ये जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की, ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, ये है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर, ये है पाकिस्तान के डिसीजन मेकर। यहाँ पे कानून साजी हो रही है जिसमें हमारे करते सारे अपना केसेस सारे खत्म हो जाए, वो भाई दिस इज नॉट द वे। हमें तो गवर्नेंस किसी नाम की नजर नहीं आ रही है। ये बैठे आपस में पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे कि जनाब हमने अगर इकोनॉमिक हालात ठीक टर्न अराउंड करने हैं, आगे लेके चलना है, तो भाई आओ आके बैठो को पॉलिटिकल मुसालियत करते हैं। एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो 2 साल चला, उसके बाद वो भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर इंटरेस्ट छोड़ दिया। एस्टैब्लिशमेंट कहाँ तक
नेशनल एक्सपेक्ट को फॉलो करें। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जितना वो खुद कर सकते थे, जितना वो अपना उसके एम्फसाइज कर सकते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दहशतगर्दी के खिलाफ। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चले आगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो भी आपने की है कि सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, सब मिल कर बैठेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। सलमान आबिद साहब, तो भाई मैं एक जुमला सुन ले, मुझे आप ये बताएं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक देखिए, ये जो रेकोटिक वाला केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जो फंस गया था, उसके बाद वो एक और जो आपका करके रेंटल पावर प्लांट, ये कौन हल कर रहा है, इसके पीछे कौन एस्टैब्लिशमेंट वाले लोग हैं, वो इस क्राइसिस को हल करे ताकि पाकिस्तान के अरबों डॉलर वहां बच जाए। मुझे आप ये बताएं, कोई एक सवाल का जवाब दे। पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से बंद है। यार खुदा का खौफ करो। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट में भी कहता था ये पाकिस्तान स्टील मिल हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसमें कोई पेशरफ्ती नहीं हो रही है। 8 साल गुजर गए हैं भाई, कोई उसको जो प्राइवेटाइज करना कर दो। अगर वो चाइनीज को देना है, रशियन को देना है, वो खुद कह रहे हैं भी हम इसको, आपको रशियन ने कहा था 8 साल पहले हम ग्रांट भी देंगे और सारा मॉडर्नाइज करके देंगे। लेकिन हमारे बिल्कुल बरगेडी साहब, ये एसेट है हमारा और इसको जो है इस तरह से ज़ाया किया जा रहा है। सलमान साहब, अभी जो बरगेडी साहब ने बात की कि जब तक सब मुत्तहिद नहीं होंगे, मिलकर नहीं बैठेंगे, ये मौशी एतबार से पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब नहीं जा सकता। ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ संजीदगी दिखाई देती है, चूँकि जब से ये आए हैं एक रस्साकशी चल रही है, इक़्तिदार की जंग चल रही है, ब्लेम गेम चल रही है। लेकिन इसहाक डार साहब को लेकर आए कि जी मौशी महाज पर वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और वो बड़ा अच्छा काम करेंगे, तो कोई संजीदगी दिखाई देती है इनमें? हाँ, संजीदगी है। और संजीदगी ये है कि इमरान खान को किस तरीके से दीवार से लगाना है, इमरान खान को कैसे टेक्निकल नॉकआउट करना है, इमरान खान को कैसे सियासत से बेदखल करना है, कैसे तोशा खाना के मामलात को उछालना है, कैसे हमने बाकी लोगों को, और इमरान खान की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को करप्ट साबित करना है, शहबाज शरीफ साहब को करप्ट साबित करना है, जरदारी साहब को साबित करना है। हमारी तो सारी पॉलिटिक्स का जो बयानिया है वो तो यही चल रहा है। और दूसरे नंबर पे जो हमने बदकिस्मती से अब हमने देखा कि इदारों के ऊपर जिस तरह से तनकीद हो रही है, वो खुद एक बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरह की पॉलिटिक्स और जिस तरह से सोशल मीडिया और जिस तरह के लोग आके कमेंट कर रहे हैं इदारों के बारे में, सियासत के बारे में, मईशत के बारे में। और फिर एक देखिए ना, हमारी संजीदगी की हालत ये है कि मईशत को हम जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर डील करना चाहते हैं। पटारी में से कोई सांप निकालना चाहते हैं, और मैं आऊँगा तो डॉलर 180 का हो जाएगा, डॉलर 200 का हो जाएगा, मैं आऊँगा तो मेरे पास इलाज है महंगाई को ख़त्म करने का। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा मैं 100 दिन के अंदर पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। देखिए, जिस अंदाज की संजीदगी हम दिखा रहे हैं कौमी मसाइल के ऊपर, ये उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। क्योंकि सबके सामने रियासती इंटरेस्ट नहीं है, सबके सामने हुकूमती इंटरेस्ट नहीं है, सबके सामने कोई मुल्क के लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। सब अपनी अपनी ज़ातियात की सियासत में कहीं उलझ के रह गए हैं, और सबकी अना जो है वो इस वक्त हमारे लिए एक मसला बन चुकी है। अब आप देखिए ना, इंतखाबात के बारे में, अर्ली इलेक्शन के बारे में, मार्च अप्रैल मई में इलेक्शन करवा दें, आप अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें, 5-6 महीने का फ़र्क है ना। और सारी की सारी पॉलिटिक्स इस वक्त इस अनापरस्ती के ऊपर है। इमरान खान साहब कहते हैं पहले इलेक्शन करवा दें, वो कहते हैं हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। तो मुझे लगता यह है कि जिस किस्म की सीरियसनेस जिसकी आपने बात की है वो तो पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आ रही। और हम तो ब्लेम गेम के साथ साथ एक जिसे कहते हैं ना बाकायदा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। हर मसले का हल तलाश करने की बजाय मसाइल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। अब आप देखिए ना, इमरान खान के बारे में वाजिबुल कत्ल का की तकरीरें हो रही हैं, और उधर से कहा जा रहा है कि जनाब ये जाली गोलियां लगी हैं, उधर से कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बारे में इमरान खान जो बैशिंग कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है ना बुनियादी तौर पे कि हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। देखिए, हम IMF को जिम्मेदार करार देते हैं, अमेरिका को जिम्मेदार करार दे दें, भारत को अपना दुश्मन करार दे दें, वो अपनी जगह, लेकिन जो दुश्मनी, जो इस वक्त गुस्सा हम अपनी कौमी सियासत के साथ, कौमी मईशत के साथ, इदारों के साथ कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार तो हम खुद है ना जी, कोई और तो नहीं है बाहर से आके हमसे ये चीज़ें करवा रहा है। तो मैं जो बात बुनियादी तौर पे कह रहा हूं कि इस वक्त मसला किसी एक जमात के पास हल नहीं है। कोई एक पाकिस्तान की सियासी जमात इस वक्त मसले का हल नहीं कर सकती। जो आपने बात की है, सारे स्टेक होल्डर, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, ये बैठेंगे, कोई एक रोड मैप बना लें। जैसे मनमोहन सिंह की मिसाल मैं हमेशा देता हूं
कि जब वो आए थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने बैठ के हिंदुस्तान की अपोजिशन के साथ बैठ के तय कर लिया था कि अगले 15-20 साल में हम एक दूसरे के खिलाफ सियासत जरूर करेंगे लेकिन मईशत के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे। और मईशत के ऊपर जो है ना एक कंटिन्यूस पॉलिसी जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। ये अगर आप कर ले तो बाकी जाके हम थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। मगर ना जो आज का अभी देखिए ना अगले साल तक इलेक्शन है, ये तो सारा साल इलेक्शन और फिर अगला साल इलेक्शन, ये तो इलेक्शन ईयर है। तो इलेक्शन ईयर में तो सवाए बैशिंग के अलावा कुछ नहीं होगा, ब्लेम गेम के अलावा तो कुछ नहीं होगा, इल्जाम तराशियों के अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो उसमें तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी ने और मजीद बैठना है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई इस मुल्क का वे आउट ये है कि अर्ली इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के मुंतखब हुकूमत को लाएं, वो 5 साल के लिए पॉलिसी बनाए और इलेक्शन भी शफाफ कराएं ताकि सबका उसके ऊपर एतमाद हो। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें की जाती हैं लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी अब तक शायद उस पर जो है कुछ नहीं हो सका है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो देखिए ना उस वक्त आएगा जब आपके यहाँ कोई स्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल। आप आइसोलेशन में बैठ के इकोनॉमी दुरुस्त नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स ठीक करना नहीं चाहते, इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं। मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये जिक्र करेंगे कि ये पोर्ट्रे किया गया था कि इसहाक डार साहब जब वतन वापस आएंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी, गोया कि वो कोई जादूगर हैं, फूंक मारेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। कितना फ़र्क आया है उनके पाकिस्तान आने से और वो अब तक जो काम कर रहे हैं वो किस हद तक पॉजिटिव रहे हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है शबर जैदी साहब ने, साबिक चेयरमैन FPR हैं, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान की इकॉनमी पर हम बात करें जो कि मुसलसल जवाल पजीर है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन इस सिलसिले में शायद अमली तौर पर उस तरह से इकदाम नहीं हो पाते कि टैक्स नेट को वाकई तौर पर बढ़ाया जा सके, इतना टैक्स कलेक्शन जो है वो हो सके। क्या वजह है आज तक प्रैक्टिकली इस पर जो है वो ज्यादातर इकदाम नहीं देखे जा सके? इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है बिजनेसमैनों के साथ। तो जब तक आप बिजनेसमैनों से टैक्स तो बिजनेसमैन से ही लेना है ना, तो टैक्स नहीं दे रहा, अगर उनसे आपने पॉलिटिकल कंप्रोमाइज कर लेना है तो टैक्स कैसे आएगा? तो यही हमारे साथ भी हुआ है। हमने भी बिजनेसमैन ने, जब मैंने CNIC कार्ड बनाया, बिजनेसमैन ने एग्री नहीं किया, मैं वापस आ गया छोड़ के। दैट्स ठीक है, तो सियासी जमातों के मफादात वाबस्ता होते हैं इसलिए ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आम आदमी मुतासिर ना हो, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में बढ़ाई जा सके? ये कोई सवाल नहीं कि आम आदमी, कोई ना कोई तो देगा ना यार। तो बिजनेसमैन टैक्स नहीं देगा तो कोई तो देगा ना फिर। सर, आम शहरी जो कि एक वाइट कॉलर जो इंसान है, जो कोई तो देगा ना यार। अगर बिजनेसमैन नहीं देगा तो फिर आपसे लेंगे, फिर आप उससे लेंगे जो उनको ऑलरेडी ले रहे हैं। अगर बिजनेसमैन अपने टैक्सेस नहीं देंगे तो फिर टैक्स तो कलेक्ट करना है, कौन देगा? फिर उनसे लेंगे जिनको नहीं देना चाहिए। लेकिन सर, जब बोझ ज्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिर वो भी इंसान जो है, फिर आम इंसान चीखेगा, वो शोर करेगा, वो एहतजाज करेगा। क्या एहतजाज कैसे करेगा? कहाँ आपने कभी टैक्स का एहतजाज देखा है? आपने कभी पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान में किसी मईशत के पहलू पर कभी एहतजाज देखा है आपने? पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी आपने देखा है एहतजाज? आप मुझे बता दें, कभी किसी पाकिस्तानी ने सड़क पर आकर माशी मसले पर एहतजाज किया है? ये एक अजीब सी कौम है, इनको आप सीरियस क्यों ले रहे हैं इतना ज्यादा? ठीक है, तो अभी सर जिन मसाइल का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, मौशी एतबार से बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बिल्कुल एज पे है, उनका हल क्या है? क्या ये गवर्नमेंट जो है, आपको लगता है कि मेरी बात सुनेंगे आप? 1-2 मिनट की टेलीफोन कॉल पर नहीं लगता ना कि हल क्या है? इस तरह की तो आंसर नहीं ना कि उसका हल क्या है। लेकिन सर, जो इमीडिएट जो इकदाम हैं उस पर तो कुछ रोशनी डाली जा सकती। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता उस पर, कुछ इतनी शॉर्ट मीटिंग में बात भी हो सकती, कभी आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, आराम से। ठीक है, तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिशान जी ब्रिगेडियर साहब, पिछले 2 दिनों से शबर जदी साहब की सीरीज ऑफ ट्वीट्स में पढ़ रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए है, जिसमें उनकी एक ट्वीट ये थी कि मैंने नवंबर 2021 से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि शबर जदी साहब जो है थोड़ा जरा सा इस पे जरा रोशनी डाले। अभी से उनकी ट्वीट्स अभी भी आप जाहिर बात है करंट है, तो वो तो पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं। उन्होंने तो 15 साल की बात की है कि 15 साल के इकोनॉमिक प्लान होते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरी गुजारिश है वो रोशनी डाले शबर जदी साहब। शबर जदी साहब, सर क्या कहना चाहिए? सवाल क्या है मुझे समझ नहीं आया।
जी जी, वो कह रहे हैं कि आपके ट्वीट्स इस सिलसिले में मौजूद हैं। आपने नवंबर 2021 में जो है ये बात की थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इस बारे में बताइएगा। नहीं तो आप ट्वीट पढ़ लेना, मेरे ट्वीट मौजूद है, आप देख लें जो मैंने ट्वीट पे मौजूद है। मैंने उस वक्त 21 में भी कहा था कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो वही होगा। मैंने इसलिए आज ट्वीट दिए, पढ़ लें आप जो मैंने लिखा है उसको आप और से पढ़ लें क्या लिखा है मैंने। और हमने उसका सोल्यूशन भी दे दिया मैंने। तो सोल्यूशन तो मैं इस पे तो बयान नहीं कर सकता। आप मेरे ट्वीट्स को लोगों को कहें ट्वीट्स पढ़ लें, मैंने सोल्यूशन भी दिए हैं और उसका रीजन भी दिया है और बता दिया है कि अगर ये नहीं सही होता तो हम पहाड़ खाई से नीचे गिर जाएंगे इसमें। और जब मैंने 2021 में ये बात कही थी तो आप सारे परेशान हो गए थे। अब आज इमरान खान भी कहते हैं कि डिफॉल्ट हो रहा है, मुस्तफा इब्राहिम भी कहता है डिफॉल्ट हो गया है, कोई कहता है मैंने बचा लिया है, कोई कहता है मैं करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है या तो ये नालायक हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, जब मैंने 2021 में कहा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये सारे कितना शोर बजा रहे थे, ठीक है ना। तो सब शोर मेरे पीछे पड़ गए थे, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। आज अपोजिशन कह रही है कि ये डिफॉल्ट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हमने बचा लिया। भाई जब डिफॉल्ट था तो किसने बचा लिया आपने? तो इसका मतलब है या तो दोनों ये नालायक है या ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो इसाक डार साहब ने बात की है वो जो बेबुनियाद है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने 2021 में कहा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आगे कहती है कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो इसका मतलब है मैं सही कह रहा था ना। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों पार्टियों के जो इकोनॉमिस्ट हैं या तो वो नालायक हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। यही मतलब हुआ ना इसका। अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करें शबर जैदी साहब, तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट से बच गया है, जो वो कह रहे हैं इस वक्त हुक्मरान। यार बचना क्या होता है भाई? एक गाड़ी खाई की तरफ जा रही है, आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी, कल नहीं तो परसों चली जाएगी। खाई की तरफ जा रही है, हमने क्या किया है उसको बचाने के लिए? ठीक है, हमने तो कुछ नहीं किया ना। सही, यानी कि लॉन्ग टर्म इकदाम जो हैं वो इस सिलसिले में चाहिए। बहुत शुक्रिया, शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सुलैरी साहब ये फरमाइएगा कि अभी आप कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट के जो है ना वो खदशात जिस तरह से बात की जा रही है वो नहीं है, लेकिन अभी स्कूक बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने अदायगी करनी है। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स ऑलरेडी बहुत कम हैं, क्या कोई ऑल्टरनेट हल है इसाक डार साहब के पास? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अदायगी टाइम पर कर सकेगा? जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं डिफ़ॉल्ट होता नहीं देख रहा हूँ। इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो दगरदगू है, वो बिल्कुल बजा है। मुल्क में महंगाई का जोर है वो बिल्कुल बजा है और पूरी दुनिया में ऐसा है। मुल्क में हमारे यहाँ जो एग्रावेट हो गया प्रॉब्लम वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से और सैलाब की वजह से भी हो गया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। आपकी दिसंबर की अदायगियाँ जो हैं वो बड़े आराम से हो जाएंगी। हमारा सारा का सारा जो इस वक्त मईशत का दारोमदार है वो, मैं दोबारा दोहराता हूँ, वो जियो इकॉनमी पे है। और जियो इकॉनमी में वो ये है कि हम कैसे बैलेंस करते हैं अपने रिलेशंस चाइना के साथ, अपने रिलेशन सऊदी अरब के साथ और अपने रिलेशन अमेरिका के साथ। ये कोई बहुत देर बाद सिचुएशन नहीं, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि पिछले 20-30 साल से ऐसी चलती आ रही है। आप जब वॉर एंड टेरर में लाए थे तो तब आप सारा का सारा अमेरिका पे दारोमदार किए बैठे थे। जब आप सीपैक पे डिपेंडेंट थे, गेम चेंजर पे, तब आपका सारा का सारा दारोमदार चाइना पर था। अब आपको चाइना को भी साथ लेना है, आपको सऊदीया को भी साथ रखना है और आपको अमेरिका को भी साथ रखना है। और ये फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं जो कि पाकिस्तान को करना पड़ेगी। फौरी तौर पे कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी रातों रात मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। रातों रात तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप अपने ताल्लुकात कैसे बैलेंस रख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल का आपका फिलहाल कंट्रोल में है। आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ नहीं रहा। ट्रेड डेफिसिट पिछले साल की निस्बत काबू में है और उसकी वजह जो है वो एलसीज नहीं खुल रही। जब आपकी एलसीज नहीं खुलेंगी, इंपोर्ट नहीं होगी, तो जाहिर है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट को इस वक्त बैलेंस कर रही है। लेकिन जिस दिन आप एलसीज खोलेंगे उस दिन आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। एनर्जी क्राइसिस का सामना मुसलसल है पाकिस्तान को, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये मिस मैनेजमेंट आप समझते हैं इसको? देखिए, एनर्जी क्राइसिस जो है इस वक्त हम क्राउड आउट हो गए हैं। अगेन रशिया यूक्रेन वार के बाद आपने देखा कि 3 माह पहले जर्मनी ने कतर से
65 अरब डॉलर की LNG के सौदे जो हैं वो किए। पाकिस्तान को पिछले 8 महीनों में जो हमारे लॉन्ग टर्म सप्लायर्स थे उन्होंने डिफॉल्ट किया अपनी सप्लाई पे, क्योंकि वो हमें $2 कंपनसेशन दे के उसको $20-25 प्रॉफिट पे बेच रहे थे पर MMBTU। अब पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन आ गई, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी इसको भुगत रहा है और बहुत सी हमारी पीयर इकोनॉमीज भुगत रही है कि या तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, इतनी महंगी हो गई है यूरोप के हाथों, और अगर मिलेगी तो आपके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, आप अपने कंज्यूमर को उस प्राइस पे बेच ही नहीं सकते इलेक्शन ईयर में। तो अल्टीमेटली ये जो सर्दियां हैं ये काफ़ी शदीद सर्दियां होंगी, या आपकी लोड शेडिंग होगी इसमें, या इसकी गैस जो है बहुत महंगी होगी। और अगेन मैं दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त यूके में जो फ्रेज चल रही है वो है कि हीटिंग और ईटिंग, या आप खा लें या आप सर्दियों में गैस और बिजली का बिल दे लें। तो ये पूरी दुनिया में एक सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो रहा है। अगर आप सोलर पे जाते हैं तो आपका जो एनर्जी सरप्लस डेट है वो बढ़ जाएगा, आपके कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ जाएंगे, लिहाजा सोलर पे भी आप फौरी तौर पे नहीं जा सकते। तो इस वक्त आपको यानी फौरी तौर पे जो करने की जरूरत है वो ये है कि सियासी जमातें बैठ के, जिसको भी अगले इलेक्शन के बाद हुकूमत में आना है, ये खा वो अपोजिशन है या वो मौजूदा PDM है, इनको कुछ फंडामेंटल्स पे एक वो कंसेंसस लाना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की टर्म जो है वो बहुत बदनाम हो गई। मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आपके पास अगले 5 साल के लिए एक ऐसा कोई मीडियम टर्म सोल्यूशन होना चाहिए जिस पर तमाम सियासी जमातें एग्री कर जाएं कि वो डेट रीपेमेंट को पोलिटिसाइज नहीं करेंगी, वो सब्सिडी को पोलिटिसाइज नहीं करेंगी, जो स्टेट फंड एंटरप्राइजेज है उनकी प्राइवेटाइजेशन को पे पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगी। अगर 4-5 चीजों पे पॉलिटिक्स ना खेली जाए तो आपकी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। काबिल अमल और काबिल कबूल फार्मूला इस सिलसिले में बनाना होगा। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि डार फैक्टर की बात की जाती थी, जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे वज़ीर ख़जाना तो उन्हें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ख़ुद मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहती थी कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब की वजह से शायद जो है इतना बदनाम हो रही है पूरी मुस्लिम लीग नून, लेकिन डार साहब जब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त के दौर में और अब के दौर में कोई फ़र्क आप देखते हैं ब्रिगेडियर साहब, कोई पॉजिटिविटी आई है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डॉक्टर साहब जो बातें कह रहे हैं चलें ठीक है, अगली गवर्नमेंट जब आएगी वो करेंगे, फिर आपस में चार्टर इकोनॉमी, ये तमाम चीजें। हम तो अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में देखें, जब से डॉक्टर साहब आए कोई हमें पॉजिटिव ऐसी चीज नजर नहीं आई है जिससे हम ये कहें कि आवाम की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बेहतर हुई है, उनकी सहूलियतें बेहतर हुई हैं, उनको जनाब पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, उनको गैस सस्ती मिल रही है। भाई 7 महीने हो गए, आप मुझे ये बताएं, अब आके हम सुन रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मली अप्रोच कर रही है रशियंस को फॉर गैस और ये एनर्जी सप्लाईज के लिए और गंदम के लिए वगैरह वगैरह। सो व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? हमने 75 मिनिस्टर जो है वो तो लगा दिए एकदम, वो अपनी जगह कायम है, वो अपने पक्ष से प्रिविलेजेस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैसला साजी है, जो सिंसेरिटी है, जो सीरियसनेस होनी चाहिए, वो हमें नजर ही नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम, वो पहले 7-8 दिन बाद वो इजिप्ट और लंदन में रहे को 10 दिन, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इज डाउन विद कोरोना, तो वो उस लिहाज से जरा आउट ऑफ एक्शन है फॉर मेनी डेज। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब इज नॉट जनरेटिंग दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि लोगों को कोई थोड़ा तसल्ली हो कि हाँ भी हम किस तरह मूव कर रहे हैं। बस यही कहा जा रहा है कि गैस नहीं होगी तो फलान नहीं होगा, बर्दाश्त करें। यार ये क्या मतलब है? फिर कब करें ना, करें, लोगों को बताएं कि जनाब ये हालात हो गए पाकिस्तान में, हम ये 75 मिनिस्टर नहीं है, हम इसको लेके आ रहे हैं 25 के ऊपर, 50 मिनिस्टर्स गो टू फायर, लेकिन वो क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो जनाब उधर खप पड़ जाएगी। सो दिस इज नॉट द वे भाई, दिस इज नॉट द वे। इवन इफ यू आर इन गवर्नमेंट फॉर अ डे, आपको अब 24 घंटे गवर्नेंस शो करनी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। वो चीजें हमें ऐसी, आप मुझे बताएं फ्लड्स की रिकंस्ट्रक्शन की बातें हो रही है, कुछ पैसा आया है, कुछ पैसा नहीं आया, और अब कुछ अरसे से तो यह घड़ी की बात हो रही है जिसमें मैंने पहले कहा फ्लड्स की कोई बात ही कोई नहीं करता है कि भाई उन लोगों को वो आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले लगे हुए थे 15 दिन पहले तक वो पूरी रेस्क्यू में। उसके बाद क्या हुआ लोगों के साथ? इमरान खान ने भी कोई 10 अरब रुपए इकट्ठा किया, भाई उसका क्या इस्तेमाल हुआ है? गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फ्लड के पैसे थे जो बाहर से आए, उसका क्या प्लान है, किधर एक्सिक्यूट हुआ है?
कितने लोगों को रिलीफ मिला है, कितने लोगों को घर की प्लानिंग हो रही है, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ रही है। यार ये तो कोई बात नहीं है। दिस इज नो वे यू रन अ कंट्री। ठीक है सलमान आबिद साहब, अभी हम बात करें तो ऑस्टेरिटी की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया, लेकिन इस सिलसिले में अमली तौर पर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो या चाहे अब की गवर्नमेंट हो। इस सिलसिले में जो इसाक डार साहब हैं वो भी हमें सियासी मुलाकातों में मशगूल दिखाई दिए इस वजारत ख़जाना के महाज पर, क्योंकि आम इंसान को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के मौशी इंडिकेटर्स जो है वो किस जानिब जा रहे हैं। उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनके लिए तो दवा चाहिए, उनके लिए तो उनका जीना आसान चाहिए। तो ये तमाम तर बातें, दावे और वादे कहाँ गए? लेकिन अब पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं वो बुनियादी मसला नहीं समझ पा रहे कि जिनके ऊपर बैठ के आप हुकूमत कर रहे हैं, आम आदमी, कमज़ोर आदमी, महरूम आदमी, उसको आपकी इस जमहूरियत से, आपकी इस सियासत से, इस पार्लियामेंट से, इतनी बड़ी कैबिनेट से, इतने बड़े बड़े फैसला साज लोगों से क्या मिल रहा है? मतलब एक शख्स जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, उसको आप 14-15 हज़ार रुपये का बिजली का बिल थमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी मईशत को चला लेंगे हम। इससे ज़्यादा कोई संगीन मजाक हो सकता है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं? एक बात अभी आपने कहा, इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी की पार्टी हो, यानी हमने तो इक़्तिदार को मज़े लेने का एक खेल समझ लिया है और जितनी ज़्यादा उसके अंदर बंदर बांट और जितनी ज़्यादा लूटमार हो सकती है वो हम करें। अभी इन्होंने 76-78 के करीब कैबिनेट की बात की है। 26 वजीर ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो के बगैर हैं। पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत को देखें, पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत को देखें तो वो भी उसी तरीके से ऑपरेट हो रही है। पीपल्स पार्टी को सिंध में देख लें, आप बाकी बलूचिस्तान में देख लें। और एक जो सबसे बड़ा मसला है ना, देखिए अभी असलरी साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने, कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन यहाँ जो हम एडवेंचर करके एक कमज़ोर किस्म की, लागर किस्म की, हाथ पैर बांध के हुकूमतें बनाते हैं और 7-7, 8-8 वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमतें हैं और उनसे हम तवक्को कर रहे हैं कि वो कोई बड़ी मेगा किस्म की इस्लाहात करेंगी, कभी नहीं करेंगी। वो सियासी ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगी। और आप देख लीजिए, चाहे वो आज की गवर्नमेंट है और चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट है, सारे अपने इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल हुए। अभी भी सारी हुकूमत का बोझ सिर्फ PMLN के ऊपर है ना। पीपल्स पार्टी कितना इस बोझ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है? जब PTI की हुकूमत थी तो कितने इत्तेहादी कंट्रीब्यूट कर रहे थे? ये तमाशा भी जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, छोटी कमजोर किस्म की हुकूमतें बनाने का, एक ये वाला खेल, और दूसरा खेल हमने मचा लिया है, एक सूबा उसको दे दो, एक सूबा उसको दे दो, एक सूबा इसको दे दो, एक सूबा इसको दे दो, और मरकज में जो है ना कोलिशन गवर्नमेंट बना के हुकूमत चलाएंगे, ताकि जो ताकत का मरकज है वो सियासतदान ना हो, हुकूमतें ना हो। तो भाई फिर आपका सियासी निज़ाम कैसे चलेगा? मुझे बताइए। सिर्फ सियासी निज़ाम नहीं चलाना, सियासी निज़ाम के साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको मजबूत किस्म की पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए। आप डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक गवर्नमेंट मुझे बता दे जिसका प्रोविंशियल या फेडरल ट्रैक रिकॉर्ड एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर रहो। पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवोल्यूशन की बात कर रही है, हम आज भी सेंट्रलाइज्ड बेस्ड मॉडल बना रहे हैं। 18वीं तरमीम के खिलाफ हम फैसले करते हैं। तो सवाल यह है कि जब हमारा एटीट्यूड ये है, उसमें बैठ के बड़े बड़े स्लोगन लगाना और बड़े बड़े नारे लगाना, वो चाहे कोई भी लगाए, कोई भी हुकूमत करे, जो चाहे वो अपोजिशन करे, तो वो निज़ाम चलेगा नहीं ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, उसको रीडिफाइन करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविजिट करें। अगर आप करेंगे तो ये निज़ाम आगे चल सकेगा। अगर आपने रवायती तरीके से, फरसूदा तरीके से चंद खानदानों पर बैठ के चंद लोगों की ताकत की बुनियाद पर निज़ाम चलाना है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। हमें बांग्लादेश से सबक सीख लेना चाहिए। कुछ अवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। सुलैरी साहब, ये फरमाइएगा कि IMF की जानिब से मजीद टैक्स लगाने की बात की जा रही है। डेफिनेटली टैक्स लगेंगे, महंगाई का एक नया तूफान आएगा, जबकि अभी जो नवा दौर है IMF के साथ मुज़ाकरात का, वो भी ताखीर का शिकार है। क्या मजीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी इससे? देखिए, इस वक्त जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो पेचीदगी आ रही है वो 2 वजूहात की बिना पे आ रही है। एक, आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो बनाने में ताखीर हो रही है, क्योंकि फ्लड के जो लॉसेस हैं उनको अभी तक आप एक हतमी नंबर्स जो है उस पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो है वो आ रहा है, जो कि एनर्जी सब्सिडीज जो हैं उनको नहीं रोका जा रहा। आपने देखा कि पिछले 3 15 से तेल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें, वो अनचेंज हैं। डीजल पे जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि 50 रुपए पर लीटर पे लेके जानी थी, वो भी 12 रुपए पर लीटर है।
पेट्रोल पे 50 रुपए आ चुकी है, लेकिन जाहिर है कि जब तक आपका डीजल का रेट नहीं बढ़ेगा, और ये बहुत बड़ा रेट है जो कि बढ़ाना पड़ेगा, या आप डीजल के रेट बढ़ाएं और उससे पीडीएल लें, या फिर आप एडिशनल टैक्सेस लगाएं और उससे रेवेन्यू को पूरा करें, तो तब जाके आपका नवा रिव्यू स्टार्ट होगा। तो इस वक्त खासा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन IMF के हवाले से। हमें या तो फ्लड्स के नंबर फौरी तौर पे ले आए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो रिवाइज करके और IMF के साथ बातचीत शुरू कर दे, या फिर हमें बेतदरीज अपने डीजल की प्राइसेस जो हैं उनको बढ़ाना होगा। इसी तरीके से जब गैस जो है सर्दियों में अगर वो महंगी खरीदी जाती है, जो कि महंगी मिलेगी, तो उसका रेट जो है वो टैरिफ उसका बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो IMF नाराज होगा, बढ़ाएंगे तो वोटर नाराज होगा, और ये किसी भी सियासी हुकूमत सर अभी हालिया बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ, अभी सलमान साहब ने भी इस हवाले से बात की, अवाम इस पर जो है वो सरापा एहतजाज रहे। ये तमाम टैक्स जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी वाकई क्यों नहीं हो रही? क्यों इसलिए वाकई नहीं हो रही कि आपका ईंधन जो है उसका रेट बढ़ता चला गया। अब चाइना में थोड़ा सा ये कोविड के लॉकडाउन की वजह से और बाकी यूरोप में रिसेशन की वजह से थोड़ी सी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, लेकिन जितना आपका कॉस्ट महंगी होगी जनरेशन की, आपको उसी हिसाब से उसको पास ऑन करना पड़ेगा। प्लस आपको जो अपने पिछले एनर्जी सर्कुलर डेट हैं वो पूरे करना होंगे। तो आप सब्सिडाइज करने का, और जो मैंने शुरू में कहा था कि ब्लैंकेट सब्सिडाइज करने का दौर जो है वो आप गुजर गया। आप टारगेट सब्सिडी तो आप दे सकते हैं, आप घरानों की निशानदेही कर सकते हैं जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, आप एरियाज की निशानदेही कर सकते हैं जहाँ पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन जनरल सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे तो उसका खमियाजा जो है वो मईशत को भी भुगतना होगा, और उसका खमियाजा जो है वो IMF के साथ आपके कशीदा ताल्लुकात की सूरत में भी निकलेगा। ठीक है, और इन ताल्लुकात को ख़राब करना जो है वो फिल वक्त किसी मसले का हल नहीं है। सलमान आबिद साहब, मईशत के हवाले से तो हमने काफ़ी बात की, एक अहम डेवलपमेंट जो कि आज की हुई है, मैं उस हवाले से भी आपका तज्जिया लेना चाह रहा था। तस्नीम हैदर साहब, उनका इंकशाफ एक आया, बहुत से TV चैनल्स पर इस हवाले से जो है वो बाकायदा ख़बर नशर की गई, ब्रेकिंग न्यूज़ सोशल मीडिया पर भी जो है वो चल रहा है। उन्होंने बहुत जो है वो अहम बातें की हैं और इल्ज़ामात आयद किए हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब पर। अरशद शरीफ साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी मुझे नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि अहम तैनाती से पहले इन्हें रास्ते से हटाना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने तो तरदीद की है ये कह के कि ये हमारे कोई तर्जुमान नहीं है। अगरचे वो अपनी तस्वीरें वगैरह भी दिखा रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ है और बाकी लोगों के साथ है। अब देखिए, जो तोशा खाना के हवाले से चल रहा था ना इमरान खान के खिलाफ, अब एक नया स्कैंडल हमारे सामने आज आ गया है तस्नीम हैदर के हवाले से। अच्छा, ये बात तो बजा है ना जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यानी कि अरशद शरीफ का मामला हो या इमरान खान का मामला हो, किसी ने तो कॉन्स्पायरेसी की है ना इमरान खान के खिलाफ या अरशद शरीफ के खिलाफ। अरशद शरीफ तो अपनी जान से हाथ धो बैठे ना जी, इमरान खान को तो गोलियां लगी हैं, तो इस कोई ना कोई मनसूबा साज तो है। अब वो मनसूबा साज पाकिस्तान के अंदर बैठने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं, पाकिस्तानी है गैर पाकिस्तानी है, इसकी तो अब तहकीकात होंगी तो असल में पता चलेगा ना। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े इवेंट्स जब होते हैं, हादसे होते हैं, तो हम तो उनकी कोई तहकीकात नहीं कर पाते, सिवाय कमेटियाँ डाल देते हैं, कमीशन बना लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर, असल में होता नहीं है। अब यह है कि एक प्रोपेगेंडा वॉर चलेगी, जैसे तोशा खाना के ऊपर चल रही थी उसी तरीके से ये भी चलेगी। अब इसमें कितनी विजडम है, कितनी हकीकत है, ये देखना पड़ेगा। और अब बात फिर वही है कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो कातलाना हमला है ये मुझे पहले से पता चल रहा था, मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और जिस तरह से उन पर हमला किया गया वो भी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखें हमारे यहाँ कोई अदालतें इसके ऊपर नोटिस लेती हैं, नहीं लेती हैं, तहकीकात करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन वाक़यात तो हुए ना। अरशद शरीफ के साथ भी वाक़या हुआ और इमरान खान के साथ भी हुआ, और इमरान खान तो अभी भी कह रहे हैं कि जब वो जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हुए तो उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो ना जाएं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, बज़ाहिर तो ये लगता है कि हमारी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, एक दूसरे के खिलाफ स्कैंडल भी हम आएंगे, सही भी होंगे, सच भी होंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों से खतरा है उन्हें। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कह रहे थे कि उनको गोलियां भी नहीं लगी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो अरशद शरीफ के बारे में शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दें तो कहा गया वो हीरोइन फरोशी और मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम तक लगा दिया था, फिर बाद में उन्होंने इतराफ़ किया कि वो टारगेटेड किलिंग हुई है। मेरा मतलब है राना सनाउल्लाह साहब तो जो मर्जी दिल में आके कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी है तो राना सनाउल्लाह साहब भी इन्वेस्टिगेट करके हकाइक सामने लाए ना, और अदालतें भी हकाइक को सामने लाएं ताकि पता चले कि कौन इन वाक़यात के पीछे
मुलव्वस है, कौन ये लोग ये काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो होगी ना। लेकिन अगर हमने सियासत करनी है तो सियासत के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं, हुकूमत के लिए भी खुले हुए हैं, अपोजिशन के लिए भी खुले हुए हैं और मीडिया के लिए भी खुले हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका मौक़िफ़ सर इस पर जो तस्नीम हैदर साहब की जानिब से भी इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, मैं तो पहले दिल से कह रहा हूँ कि चाहे अपना अरशद शरीफ की शहादत हो, उनका मर्डर जो हुआ, और इस तरह फिर इमरान खान के पर टारगेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट आए, इन दोनों में कॉमन जो है वो पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया है। क्योंकि ये दोनों पर्सनालिटी पाकिस्तान की करप्ट एलिट जो है उनके खिलाफ इन्होंने कितने सालों से हम देख रहे हैं कि वो अपना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, द फ्लैग बेरर्स, जो उन्होंने जिहाद कर रहे हैं इन करप्ट अशराफिया के खिलाफ। और आप देखें कि आज अब ये ताने माने टाइप चीजें जो सामने आ रही है, बट इट इज टू अर्ली टू से कि ये लंदन में जो हुआ है ये स्टेट है, ये ड्रामा है, क्या है, इसको जरा भी इवॉल्व सिचुएशन होने दें। इट्स टू अर्ली टू गिव अ वर्डिक्ट। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ, खुदारा ये अब 2-3 दिन के बाद जब ये अहम तैनाती हो जाती है तो मीडिया को चाहिए, सोशल मीडिया को चाहिए, बाय द चैप्टर इज क्लोज, आगे बढ़े। अब ये ना हो कि जो पॉइंट हो जनाब, जिस तरह अभी भी कुछ मैं देख रहा हूँ, लोग जो है वो एक एक पर्सनालिटी को लेके अपना तज्जिया कर रहे हैं, और भाई इस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते हैं। आप वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, और मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी बैठे, मसले का सियासी हल निकाले। ये जो तैनाती का चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा अगले 2-3 दिन के बाद। सो देयर शुड बी नो मोर डिस्कशन, नो मोर मीडिया हाइप। भाई मैं फोकस, हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, फोकस ठीक रखें, पॉलिटिकल पार्टीज अपना फोकस ठीक रखें। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इस प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा तो खुद ये सियासी जमात के लोग होते हैं, खुद ये जो है वो लोगों को उकसाते हैं, अपने फॉलोअर्स को उकसाते हैं, तो ये कैसे खत्म होगा फिर? नहीं जनाब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी वैसे मजे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं जनाब। टैक्स पेयर के एक्सपेंस के ऊपर मौजमिला चल रहा है, तनख्वाहें, प्रिविलेजेस, गाड़ियां बड़ी, सब कुछ, पेट्रोल, जहाज। तो उसी तरह इमरान खान साहब, भाई उनको भी ये बात सोचनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन वो उनका वो जस्टिफाइड है, पॉलिटिकल उसके लिए तहरीक जो उनकी चल रही है, लेकिन अपने फॉलोअर्स को बताएं कि भाई ये इदारों को टारगेट करना, लीडरशिप को टारगेट करना, कंट्रोवर्शियल बनाना, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के इंटरेस्ट में नहीं है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्या कौन समझाएगा इनको आके? खुद भी आफ्टर ऑल थोड़ा बहुत इनमें कोई शऊर जो है वो उसको लेके उससे इस्तेमाल करें, उस शऊर को अंडरस्टैंड करें कि वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। ठीक है, आबिद सुलैजी साहब, क्लोजिंग रिमार्क सर आपके, इस तमाम तर जो मसाइल हैं पाकिस्तान के इस वक्त, उसका हल क्या है? क्योंकि एक जानिब से तो सिर्फ इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जी इंतखाबात हो जाएं तो उसके बाद ये मसाइल भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त सिमत में गामजन हो जाएगा इसके बाद? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मईशत पे 2 बयानिए हैं, एक हिज़्ब इख्तिलाफ का है, एक हिज़्ब इक़्तिदार का है। कोई भी सियासी जमात जब इक़्तिदार में होती है उसका एक बयानिया बन जाता है, और कोई भी जो है वो इख्तिलाफ में हो उनका वो बयानिया, और बयानी में कोई तब्दीली नहीं आती है। कल PDM जो है वो महंगाई मुकाओ मार्च लेके आ रही थी, और उसके बाद अब वो हुकूमत में महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। अगर PTI जो है वो महंगाई ख़त्म करने के नाम पे आएगी तो अगले साल में महंगाई वो भी ख़त्म नहीं कर पाएगी। इस वक्त हमें जो मईशत के जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझना होगा। इस डॉक्टर साहब के आने पे जो हाइप क्रिएट हुआ था, जाहिर है कि अगर आपकी मईशत के फंडामेंटल जो है वो तब्दील नहीं होते तो आप किस तरीके से उसमें कोई पॉजिटिव तब्दीली जो है वो तवक्को उसकी कर सकते हैं। तो हमें इस वक्त 3-4 चीजें जो है उस पर फोकस करना होगा। मैं दोबारा दोहराता हूं कि आपके जो इकोनॉमी के ब्लैक होल्स हैं उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो लॉस मेकिंग, डिस्कोज हैं, PIA है, स्टील मिल है, इन सारी चीजों को तमाम सियासी जमातों को ये तहिया करना होगा कि जो भी हुकूमत में आए जब वो उसकी रिफॉर्म की कोशिश करे तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी। इसी तरीके से सब्सिडी है, सब्सिडी पे जब भी उसको कर्टेल करने की, टारगेट करने की कोशिश की जाए उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। डेट है, जब भी आप डेट की रिडक्शन पे या डेट रिफॉर्म की बात करेंगे उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं, जब तक आप मईशत को पोलिटिसाइज करते रहेंगे
तब तक आपको बेहतर जी रिजल्ट बिल्कुल उसकी दुरुस्त नहीं फरमाया सर। सियासत करने को और बहुत सी चीज़ें हैं, पाकिस्तान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत होगा तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में एक मजबूत इमेज के साथ सामने जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान आबिद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।